वॉरेन बफे का हर इन्वेस्टमेंट अनोखा है। इस वीडियो में हम बफे की सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कोका कोला की बात करेंगे। इससे हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम, कंपनी, बिजनेस और शेयर बाजार से रिलेटेड बफे की सोच को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये 15वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले 14 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश की सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा अभी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोका कोला कंपनी 1988 के दिसंबर में कोका कोला के प्रेसिडेंट डोनाल्ड कियो को ये ध्यान में आया कि कोई बड़े पैमाने पर कंपनी के शेयर खरीद रहा था। 1987 के स्टॉक्स मार्केट क्रैश के केवल एक साल बाद कोका कोला के शेयर अभी भी गिरावट के पहले की प्राइस से 25% यानी कि 25% कम में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन शेयर प्राइस को आखिरकार मंजिल मिली, क्योंकि कोई रहस्यमय इन्वेस्टर तेजी से शेयर्स को निगल रहा था। जब डोनाल्ड कियो को पता चला कि वो ब्रोकर जो सारी खरीद कर रहा था वो मिडवेस्ट से था, तो उन्हें अपने दोस्त वॉरेन बफे का ख्याल आया और उन्होंने उन्हें फोन करने का डिसीजन लिया। कियो ने कहा, तो वॉरेन, क्या चल रहा है? ऐसा लगता है तुम कोका कोला के कोई भी शेयर नहीं खरीद रहे हो। बफे ने थोड़ा रुककर फिर कहा, ऐसा है कि मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि तुम इस बारे में तब तक चुप रहो जब तक कि मैं अपनी ओनरशिप का खुलासा न कर दूं। अगर ये बात फैल जाती कि बफे कोका कोला के शेयर खरीद रहे हैं तो इन्हें खरीदने की भीड़ लग जाती, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ जाती और उसे बर्कशायर के पोर्टफोलियो में जोड़ने का काम नहीं हो पाता। 1989 के मार्च तक बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को ये पता चला कि बफे ने कोका कोला के शेयर खरीदने में $102 करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने बर्कशायर पोर्टफोलियो के 1/3 हिस्से पर दांव लगाया था और अब कंपनी की 7% ओनरशिप उनके पास थी। ये बर्कशायर का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था और वॉल स्ट्रीट पहले से ही उधेड़-बुन की सिचुएशन में था। बफे ने कोका कोला के लिए बुक वैल्यू का 5 टाइम और अर्निंग्स का 15 टाइम्स ज्यादा पेमेंट किया था, और ये सब एक 100 साल पुरानी कंपनी के लिए जो कि सोडा पॉप बेचती थी। ओमाहा के जादूगर ने ऐसा क्या देखा जिसे देखने में बाकी सब चूक गए? कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। ये दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में 500 अलग अलग तरह के रिफ्रेशमेंट्स बेचती है। इन 500 में से 1500 करोड़ डॉलर के ब्रांड हैं, जिनमें कोका कोला, डाइट कोक, फैंटा, स्प्राइट, विटामिन वाटर, पावरेड, मिनट मेड, सिंपली जॉर्जिया और डेल वैले शामिल हैं। कोका कोला के साथ बफे का रिश्ता बचपन से है। उन्होंने अपनी पहली कोक 5 साल के एज में पी थी और बाद में जब उन्होंने पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम शुरू किया तो 6 कोक 25 सेंट में खरीद कर उन्हें 5 सेंट पर कोक की प्राइस पर फिर से बेचा करते थे। अगले 50 सालों तक उन्होंने कोका कोला की अभूतपूर्व बढ़ोतरी का अवलोकन किया, लेकिन इसके बजाय वे कपड़ा मिलों, डिपार्टमेंट स्टोर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को खरीदते रहे। यहाँ तक कि 1986 में भी जब उन्होंने आखिरकार तय किया कि बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग का ऑफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला होगा, तब तक बफे ने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं खरीदा था। 2 साल बाद 1988 की गर्मियों में बफे ने खरीदना शुरू किया। अब बात करते हैं वॉरेन बफे के 10 टेनेट की, जिन्हें वो हर इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। नंबर 1, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। कोका कोला का बिजनेस रिलेटिवली सिंपल है। कंपनी कच्चा माल खरीदती है और फिर कोल्ड ड्रिंक तैयार करती है, जिन्हें रिटेल आउटलेट्स, जिनमें मिनी मार्केट, सुपरमार्केट और वेंडिंग मशीन के जरिए बेचा जाता है। नंबर 2, कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। कोई दूसरी कंपनी कोका कोला की कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री से मेल नहीं खा सकती है। 1886 में कोका कोला की शुरुआत हुई। 130 साल बाद भी कोका कोला वही सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही है, साथ ही कुछ और भी। इन सालों में एकमात्र अंतर कंपनी के आकार और ज्योग्राफिक रीच में आया है। बफे कहते हैं, कोका कोला या जैसी उसकी बिक्री है उसकी तुलना में किसी कंपनी का नाम लेना कठिन है। एक अनचेंज्ड प्रोडक्ट जो कोका कोला के 10 साल के रिकॉर्ड की तरफ इंगित करता हो। आज 1.7 बिलियन सर्विंग के साथ कोका कोला कंपनी बेवरेजेस, रेडी टू ड्रिंक कॉफीज, जूसेस और जूस ड्रिंक्स का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। नंबर 3, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। 1989 में बर्कशायर द्वारा अनाउंसमेंट के बाद कि उसके पास कोका कोला कंपनी के 6.3% की ओनरशिप है, एटलांटा कम्युनिकेशन की बिजनेस राइटर मेलिसा टर्नर ने बफे का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बफे से एक क्वेश्चन पूछा जो उनसे अक्सर पूछा जाता है, कोका कोला के शेयर खरीदने में इतना टाइम क्यों लगाया?
इस जवाब के जरिए बफे ने बताया कि जब उन्होंने कोका कोला खरीदने का डिसीजन लिया तो वे उस टाइम क्या सोच रहे थे। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि आप 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं और आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप जो अभी जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके चले जाने के बाद इसे बदल नहीं सकते। आप किस बारे में क्या सोचेंगे? निश्चित ही बिजनेस सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। निश्चित ही बिजनेस को इतने सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और निश्चित ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फेवरेबल होनी चाहिए। बफे ने आगे कहा, अगर मैं निश्चितता के बारे में कुछ भी कहूँ, जहाँ मुझे पता था कि बाजार बढ़ने वाला है, जहाँ मुझे पता था कि अमेरिका का लीडर अब वर्ल्ड वाइड लीडर बनने जा रहा है और जहाँ मुझे पता था कि बिग यूनिट ग्रोथ होगी, तो मुझे कोका कोला जैसा कुछ भी नहीं पता है। बफे ने समझाया, मुझे निश्चित तौर पर पता होगा कि मेरे वापस लौटने पर वे अब की तुलना में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बफे ने इस पर्टिकुलर टाइम ही कोका कोला के शेयर क्यों खरीदे? बफे के अनुसार कोका कोला की बिजनेस एट्रीब्यूट्स कई दशकों से मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वो था कोका कोला में हो रहे वे बदलाव जो 1980 के दशक में चेयरमैन और सीईओ रॉबर्टो ग्वेज़ता और प्रेसिडेंट डोनाल्ड क्योगे की लीडरशिप में हो रहे थे। नंबर 4, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। 1980 में कोका कोला का प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन 12.9% था। मार्जिन पिछले 5 सालों में लगातार गिर रहा था और 1973 में कंपनी के 18% के मार्जिन से बहुत कम था, लेकिन कंपनी के सीईओ रॉबर्टो ग्वेज़ता के आने के बाद पहले ही साल में प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन 13.7% तक बढ़ गया। 1988 तक जब बफे ने कोका कोला में अपने शेयर खरीदे, मार्जिन 19% तक बढ़ गया। नंबर 5, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी ने 1970 के दशक के दौरान इक्विटी पर एक सम्मानजनक 20% प्रॉफिट कमाया, लेकिन कंपनी के सीईओ रॉबर्टो ग्वेज़ता इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्हें और बेहतर प्रॉफिट चाहिए था और कंपनी ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। 1988 तक कोका कोला की रिटर्न ऑन इक्विटी 31% तक बढ़ चुकी थी। किसी भी मापदंड पर कोका कोला पहले की तुलना में दोगुनी हो रही थी और तिगुना कमा रही थी। इसके रिजल्ट कंपनी के मार्केट वैल्यू में देखे जा सकते थे। 1980 में कंपनी की वैल्यू $4.1 बिलियन थी। वहीं 1987 के लास्ट तक शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद भी मार्केट वैल्यू $1,410 करोड़ हो गई थी। केवल 7 सालों में कोका कोला की मार्केट वैल्यू 19.3% की एनुअल एवरेज रेट से बढ़ी थी। इस पीरियड में कोका कोला द्वारा रखे गए हर डॉलर के लिए इसने मार्केट वैल्यू में $4.66 का गेन किया। नंबर 6, कैंडोर। 1980 के दशक में सीईओ रॉबर्टो ग्वेज़ता की स्ट्रैटेजी में शेयर होल्डर्स को भी शामिल किया गया था। उन्होंने लिखा था, हम अगले दशक के दौरान अपने शेयर होल्डर्स के लिए और उनके इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन और एनहांसमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। उन्होंने समझाया, अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्ट पर एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए हमें उन बिजनेस को चूज करना चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। रॉबर्ट ग्वेज़ता को न केवल बिजनेस बढ़ाना पड़ा जिसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए भी बाध्य थे। ऐसा करने के लिए कोका कोला प्रॉफिट ऑन मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाकर डिविडेंड पे आउट रेशियो को कम करते हुए डिविडेंड का पे करने के लिए सक्षम थी। 1980 के दशक में शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हर साल 10% से बढ़ रहा था, जबकि पे आउट रेशियो 65% से घटकर 40% हो रहा था। इसने कोका कोला कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा री इन्वेस्ट करने में मदद की ताकि शेयर होल्डर्स को धोखा न देते हुए कंपनी ग्रोथ रेट को बनाए रखा जा सके। नंबर 7, रैशन मैनेजमेंट। नेट कैश फ्लो में बढ़ोतरी ने न केवल कोका कोला के शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड में बढ़ोतरी करने की अनुमति दी, बल्कि कंपनी को अपना पहला बाय बैक प्रोग्राम शुरू करने में भी सक्षम बनाया। 1984 में कंपनी के मैनेजमेंट ने घोषणा की कि कंपनी ओपन मार्केट में 60 लाख शेयर्स को बाय बैक करेगी। किसी कंपनी के बाय बैक तभी तर्कसंगत होते हैं जब कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो। नंबर 8, ओनर अर्निंग्स। 1973 में कंपनी की ओनर अर्निंग्स 15.2 करोड़ डॉलर थी। 1980 तक कंपनी की ओनर अर्निंग्स 26.2 करोड़ डॉलर थी। मतलब 8% की एनुअल कंपाउंडेड रेट से ग्रोथ 1981 से 1988 तक कंपनी की ओनर अर्निंग्स 26.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 82.8 करोड़ डॉलर हो गई। मतलब 17.2% की एनुअल कंपाउंडेड रेट कंपनी की ओनर अर्निंग में बढ़ोतरी कोका कोला की शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर हम 10 साल के पीरियड्स को देखें तो ये एकदम क्लियर है। 1973 से 1982 तक कोका कोला का टोटल प्रॉफिट 6.3% के एवरेज एनुअल रेट से बढ़ा। अगले 10 साल में 1983 से 1992 तक जब सीईओ रॉबर्ट ग्वेज़ता का मैनेजमेंट अप्रोच क्लियरली दिख रहा था, तब स्टॉक का एवरेज एनुअल टोटल प्रॉफिट 31.1% था। नंबर 9, द इंस्टीट्यूशन इम्पेरेटिव।
जब रॉबर्ट ग्वेज़ता ने कोका कोला का कामकाज अपने हाथ में लिया तो उनके सबसे पहले कदमों में से एक था पॉल ऑस्टिन द्वारा डेवलप किए गए अनरिलेटेड बिजनेस को हटा देना और कंपनी को उसके कोर बिजनेस सिरप बेचने की तरफ वापस ले जाना। ये कोका कोला की संस्थागत अनिवार्यता यानी इंस्टीट्यूशन इम्पेरेटिव का विरोध करने की क्षमता का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। कंपनी को सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस में लाना अनडिनाएबली बोल्ड मूव था। रॉबर्ट ग्वेज़ता इस स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम में काम कर रहे थे जब उस इंडस्ट्री में बाकी सभी लोग ठीक उल्टा कर रहे थे। कई लीडिंग बेवरेज कंपनियां अनरिलेटेड बिजनेस में अपना प्रॉफिट का इन्वेस्ट कर रही थी, जैसे कि कोका कोला मेन बेवरेज राइवल पेप्सी ने स्नैक बिजनेस रेस्टोरेंट खरीदी जिनमें टैको बेल, केंटकी फ्राइड चिकन और पिज्जा हट शामिल थे। नंबर 10, बाय एट अट्रैक्टिव प्राइस। जून 1988 में कोका कोला की प्राइस $10 शेयर थी। अगले 10 महीनों में बफे ने लगभग $102 करोड़ का कुल निवेश करते हुए शेयर खरीदे। उनकी पर शेयर एवरेज प्राइस $10.96 थी। 1989 के अंत तक कोका कोला बर्कशायर के कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो के 35% का रिप्रेजेंट कर रही थी। जब 1980 में रॉबर्टो ग्वेज़ता ने कोका कोला का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब से कंपनी के शेयर की प्राइस हर साल बढ़ी है। बफे द्वारा अपने पहले शेयर खरीदने के 5 साल पहले शेयर्स की प्राइस में एवरेज ग्रोथ रेट 18% थी। कंपनी का स्तर इतना अच्छा था कि बफे कोई भी शेयर बुरी कीमत पर खरीदने में असमर्थ थे। उन्होंने याद दिलाया कि प्राइस का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बफे कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस वो है जो लॉन्ग टर्म तक बड़ी मात्रा में कैपिटल लगा सके और लगातार हाई रेट रिटर्न देता रहे। बफे के अनुसार ये कोका कोला का एकदम सही वर्णन है। बर्कशायर के कोका कोला में इन्वेस्ट शुरू करने के 10 साल बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू $2,580 करोड़ से बढ़कर $14,300 करोड़ हो गई थी। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक बाय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।